हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? स्वस्थ हो, ठीक हो, पढ़ाई से चल रही है ना आप लोगों की? तो आज हम एग्ज़ाम बिफोर एग्ज़ाम के अंतर्गत नेक्स्ट पेपर हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या पढ़ना है हम लोगों को? गद्यांश पढ़ना है। उससे पहले यदि आप लोग लाइव आ चुके हैं तो सबसे पहले सेशन को क्या करना है? लाइक करना है, उसके बाद शेयर करना है। रोज़ाना यही बात होती है, तो आप कर लो यार, करना है। जब आपको 200 में 200 नंबर दिलाए जा रहे हैं तो फिर क्या बात करना है, हमें तो करना होगा। ठीक है, तो कैसे हैं आप सभी? ठीक हो? तो आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं दोस्तों हमारे YouTube चैनल CUT अड्डा 24/7 में। ठीक है, तो चलिए जल्दी से पहले हम लोग पढ़ते हैं गद्यांश पढ़ लो आप लोग, तो उसके बाद मुझे कमेंट करके बता देना कि हाँ सर हम लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक है, तो ये गद्यांश आपके सामने हाजिर हो चुका है। तो जल्दी से आप लोग इसको रीड कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हम लोग क्वेश्चनों की चर्चा करते हैं। तो आ जाइए सभी जल्दी से। पढ़ लो तो मुझे कमेंट करके बता देना दोस्तों कि हाँ सर हम लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक है, पढ़ लो बेटा, पढ़ लो जल्दी से। पढ़ लिया? करें शुरुआत? चलो बताइए। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से सार्वनामिक विशेषण किसमें है? यानी सार्वनामिक विशेषण जानते हो ना आप लोग? विशेषण मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है, जिसमें अंतिम होता है सार्वनामिक विशेषण। इसी का दूसरा नाम होता है बेटा संकेतवाचक विशेषण। क्या कह सकते हैं हम इसे? संकेतवाचक विशेषण। तो किस में है संकेतवाचक विशेषण? गांधी जी ने इसके खिलाफ संघर्ष किया। इस पाशविक चक्कर से मुक्त कराने उनके अनुसार अहिंसा का अर्थ है। वे अत्यंत विनीत थे। यानी कि एक बात ध्यान रखना, किसी वाक्य में यदि आप लोग संज्ञा से पहले क्या देख लो, कोई भी सर्वनाम देख लो, किसी भी वाक्य में संज्ञा से पहले यदि कोई सर्वनाम दिखाई देता है तो 101% वो क्या होता है? सार्वनामिक विशेषण होता है। तो इन वाक्यों में आप लोग देखिए, कहाँ आप लोगों को एक संज्ञा दिखाई दे रहा है, संज्ञा से पहले क्या कोई सर्वनाम आ रहा है, और यदि कोई सर्वनाम आ रहा है तो बेटा वो क्या होगा? आपका 101% सार्वनामिक विशेषण होगा। तो राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए क्या होगा राइट आंसर। तो वेरी गुड, शाबाश शाबाश। क्या होगा? सेकंड ऑप्शन। देखो ये पार्श्विक, पशुधन एक होता है ना पार्श्विक, तो वही बात यहाँ है। तो इस आ गया, सर्वनाम है ही, तो यह सर्वनाम। मैंने कहा संज्ञा से पहले यदि कोई सर्वनाम आ जाता है तो वो 101% क्या होता है? सर्वनाम विशेषण होता है। नेक्स्ट है, इनमें से प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा है? यानी प्रत्यय से निर्मित, आपको पता है प्रत्यय कहाँ जुड़ता है? किसी भी शब्द के अंत में जुड़ता है। तो इसमें कौन सा है शब्द ऐसा जिसमें प्रत्यय जुड़ा हुआ है? बताइए जल्दी से, क्या होगा राइट आंसर? धैर्य होगा, कुछेक होगा, कोशिश होगा, या खिलाफ होगा? तो क्या होगा राइट आंसर? बता सकते हैं क्या? हाँ भी, शेयर कर दिया सभी ने, लाइक किया सेशन को। अच्छा लग रहा है आप लोगों को? क्या आप लोगों को ऐसा जुनून आया कि हाँ हम 200 में 200 नंबर ले सकते हैं? 200 में 200 नंबर लाना ही है आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा? वेरी गुड, शाबाश, ए ऑप्शन इज राइट आंसर। तो क्या है इसमें? मूल शब्द क्या है? धीर है। धीर में क्या जोड़ा हमने? यह प्रत्यय जोड़ा है, तो क्या बन जाता है? धैर्य बन जाता है बेटा। ए ऑप्शन इज राइट आंसर, सही है। जिसका ए है वो सही है बेटा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शब्द संधि का उदाहरण नहीं है? यानी कहने का तात्पर्य क्या है? एक शब्द में संधि नहीं है, 3 में है, तो वह कौन सा शब्द है ऐसा? बहुत अच्छा प्रश्न है, तो बताइए जल्दी से। 3 शब्दों में संधि है लेकिन एक में नहीं है।
बताइए जल्दी से क्या होगा राइट आंसर। संसार होगा, सदाचार होगा, सामाजिक होगा या अत्यंत होगा? बता सकते हैं तो बताइए जल्दी से मुझे। वेरी गुड, शाबाश। देखो संसार का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सम धन सार हो जाएगा। सदाचार का क्या हो जाएगा? सत धन आचार हो जाएगा। अत्यंत का क्या हो जाएगा? अति धन अंत हो जाएगा बेटा। लेकिन सामाजिक में कोई संधि नहीं है, यहाँ तो समाज मूल शब्द है, एक प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो डी ऑप्शन इज राइट आंसर। यहाँ आपका इन दोनों में आपकी व्यंजन संधि होती है और यहाँ आपका यन स्वर संधि है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है नंबर 4, अस्वाभाविक शब्द में इनमें से क्या है? संधि और समास है, उपसर्ग और प्रत्यय है, समास और उपसर्ग है, उपसर्ग और संधि है। क्या है इस शब्द में? बहुत अच्छा प्रश्न बनता है बेटा व्याकरण संबंधित, यानी कि इसको कैसे तोड़े? देखो एक तो ऐसे तोड़ सकते हैं, ए धन स्वभाव धन इक, ठीक है। हाँ तो बताइए क्या होगा राइट आंसर? बता सकते हैं? अस्वाभाविक शब्द में क्या क्या है? उपसर्ग है, प्रत्यय है, समास है, उपसर्ग है, संधि है, उपसर्ग है और समास है। क्या होगा? देखो मैंने टुकड़ा भी कर दिया है। देखो एक चीज़ तो हम कह सकते हैं कि यहाँ ए उपसर्ग आ गया और एक प्रत्यय आ गया, एक तो बात हो गई है। लेकिन एक चीज़ और मैंने बताया था आप लोगों को, याद हो तो, कि उपसर्ग आ जाता है तो वहाँ समास माना जाता है, तो यहाँ समास भी है और उपसर्ग भी आ रहा है हमारे पास। तो यदि हम देखें ना, दो आंसर सही है, एक कर दो, लेकिन ये 70% सही है और ये 30%, तो हम लोग कहाँ पहुँचे? क्योंकि हिंदी में ऐसे बहुत सारे प्रश्न होंगे आपके पास जिसमें दो आंसर सही होंगे, लेकिन ज़्यादा सही कौन सा है वो आपको टिक करना होगा। तो क्या होगा? देखो सीधा सीधा ए निकल रहा है और इक निकल रहा है। नेक्स्ट, इनमें से किस में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? यानी कि किस शब्द में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? लाखों लोगों के, आर्थिक विषमता, अहिंसा की भावना, एक प्रेरणा, यानी कि विशेषण का प्रयोग किस में नहीं हुआ है? एक प्रेरणा है, आर्थिक विषमता है, लाखों लोगों के, अहिंसा की भावना है। तो बताइए जल्दी से क्या होगा राइट आंसर? क्या होगा भाई? बता सकते हैं सही आंसर क्या होगा? क्या होगा राइट आंसर? वेरी गुड, शाबाश, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। देखो यहाँ पे लाखों, विशेषण, आर्थिक, एक, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं है, अहिंसा की भावना है, ठीक है। तो सी ऑप्शन इज राइट आंसर। ये लो भी साहित्य का प्रश्न आ चुका है। राजेंद्र यादव की कहानी का नाम बताना है। बदबू है, जहाँ लक्ष्मी कैद है, गदर है, जानवर और जानवर है। बहुत अच्छा प्रश्न है। राजेंद्र यादव की कौन सी कहानी है? तो ये मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग याद रखना है, तुक्का देने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपको याद रखना है। देखो साहित्य के प्रश्न में वैसे आंसर बताता रहूँगा, आप लोग बस उसे याद कर लेना। तो यहाँ क्या है? जहाँ लक्ष्मी कैद है, याद रखना है, जहाँ लक्ष्मी कैद है। कहानी किसकी है? राजेंद्र यादव। किसकी है? राजेंद्र यादव। क्या नाम है? जहाँ लक्ष्मी कैद है। नेक्स्ट है, सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज किसने कहा? ये तो बहुत इजी प्रश्न है, बहुत बार मैं पूछ भी चुका हूँ कि बता भी चुका हूँ और आंसर क्वेश्चन भी दिया था मैंने कि विठलनाथ ने सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा है। और जब उनकी मृत्यु होती है सूरदास जी की, तो विठलनाथ ने कहा भी था, जाको कछु लेना हो तो ले लो, जाको कछु लेना हो तो ले लो, पुष्टि मार्ग का जात चाहत है। यानी कि पुष्टि मार्ग का जहाज है वो जा रहा है, जिसको भी कुछ लेना हो, ज्ञान वगैरह वगैरह जो भी लेना वो ले लीजिएगा। तो किसने कहा? विठलनाथ ने। लेकिन शिष्य किसका था? वो वल्लभाचार्य का। ध्यान रखना, शिष्य, गुरु का नाम क्या था? सूरदास जी के, वल्लभाचार्य का। लेकिन विठलनाथ ने क्या कहा था? पुष्टि मार्ग का जहाज कहा था बेटा। नेक्स्ट है, इनमें से नंददास की रचना कौन सी नहीं है?
कौन सी रचना नंददास की नहीं है? मान मंजरी, दान लीला, अनेकार्थ मंजरी, रूप मंजरी। तो बताइए जल्दी से कौन सी रचना है जो नंददास जी की नहीं है? तो एक बात ध्यान रखना, मंजरी 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 जो भी आ रहा है, मान मंजरी, अनेकार्थ मंजरी और रूप मंजरी, ये तीनों रचनाएं किसकी हैं? नंददास की हैं, लेकिन दान लीला रचना इनकी नहीं है। तो याद रखना, मान मंजरी, रूप मंजरी, अनेकार्थ मंजरी नंददास की रचना है, लेकिन दान लीला नहीं है। विठलनाथ ने वल्लभ संप्रदाय में किस तरह की पूजा पद्धति का समावेश किया? यानी विठलनाथ ने वल्लभ संप्रदाय के अंदर किस प्रकार की पूजा पद्धति का समावेश किया है? बालकृष्ण की उपासना, युगलोपासना, राधा स्तुति, कांता भाव की उपासना। तो बताइए जल्दी से क्या होगा? विठलनाथ ने कौन सी पूजा वल्लभ संप्रदाय में किस तरह की पूजा पद्धति का समावेश किया है? बताइए जल्दी से क्या होगा राइट आंसर? तो क्या होगा मैं बता देता हूँ, याद रखना है। विठलनाथ ने वल्लभ संप्रदाय में जो पूजा पद्धति शुरुआत की थी वो कैसी थी? युगलोपासना, यानी कि युगल उपासना, यानी कि साथ साथ, यानी कि कृष्ण जी की है तो उसके साथ में राधा की या उनकी पत्नी की तस्वीर होनी चाहिए, शिव जी की कर रहे हैं तो पार्वती की, यानी युगल उपासना होनी चाहिए, साथ में होना चाहिए दोनों पति पत्नियाँ। सूर सागर में जगह जगह दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं। सूर सागर में किसकी रचना है? सूरदास की। दृष्टिकूट यानी कठिन शब्द मिलते हैं, यह भी विद्यापति का अनुकरण, और यह है विद्यापति का अनुकरण। सूरदास से संबंधित उक्त विचार किस आलोचक का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, ब्रजेश्वर वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, हरवंश लाल शर्मा। तो बताइए जल्दी से कि सूर सागर में जगह जगह दृष्टिकूट पद हैं, ऐसा किसने कहा? जो विद्यापति का अनुकरण कहा है। यानी अनुकरण क्या होता है? टीपना। अनुकरण क्या होता है? टीपना होता है। तो ऐसा किसने कहा कि मानते हैं कि सूर सागर में दृष्टिकूट पद मिलते हैं, कठिन शब्द मिलते हैं, लेकिन ऐसा किसने कहा कि वो विद्यापति के अनुकरण, विद्यापति का टेपा हुआ है, विद्यापति से टेपा? तो किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल। मैं बार बार कहता हूँ, यदि कोई भी कथन आ जाता है एग्जाम में और आपको वहाँ उसका आंसर नहीं पता है और वहाँ ऑप्शन में रामचंद्र शुक्ल जी हैं, तो बेटा आंसर रामचंद्र शुक्ल लगा देना टिक। तो क्या हो जाएगा? आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है? हिंदी का पाणिनि कौन होगा? कामता प्रसाद गुरु, रामचंद्र शुक्ल, भोलानाथ तिवारी या किशोरी दास वाजपेयी? बहुत अच्छा प्रश्न बनता है, ध्यान रखना, स्क्रीनशॉट रख लेना इसका। हाँ, ऐसे ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो कौन है? किशोरी दास वाजपेयी। देखो साहित्य के प्रश्न मैं वैसे बता रहा हूँ आप लोगों को याद करना है कि हिंदी का पाणिनि। राजेंद्र यादव कहानी का नाम क्या था? जहाँ लक्ष्मी कैद है। नंददास की रचनाएं कौन कौन? मान मंजरी, अनेकार्थ मंजरी, रूप मंजरी। ऐसे आपको याद करना होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भाषा की प्रमुख प्रकृति कौन सी है? भाषा की, कोई भाषा होती है उसकी प्रमुख प्रकृति क्या होती है? सरल से क्लिष्टता की ओर, यानी कठिन की ओर, जटिल से सरलता की ओर, भावों से विचारों की ओर और विचारों से भावों की ओर। तो कैसी होती है? सरल से कठिन होता है, कठिन से सरल, दो ही ऑप्शन है इनमें से। चलो इसको मैं हटा देता हूँ। तो भाषा क्या होती है? सरल से कठिन या कठिन से सरल होती है? बताइए जल्दी से। कोई भाषा है हमें नहीं आती है तो हमारे लिए क्या होती है वो? बताइए जल्दी से। जैसे देखो, सबसे पहले संस्कृत आई। अब मुझे संस्कृत याद नहीं है, अब मुझे संस्कृत नहीं आती है, अब मेरे लिए क्या है? ये कठिन है। अब मैं पढ़ लूँगा तो मेरे लिए क्या हो जाएगी? सरल। तो कोई भाषा क्या होती है? कठिन से सरल होती है, हमेशा ध्यान रखना है। कोई भी भाषा, अब अंग्रेजी नहीं आती है तो आपको अंग्रेजी नहीं आती है तो मान लो आपके लिए कठिन है, और आपने सीख लिया तो वो क्या हो जाएगी? आपके लिए सरल हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट, सही युग्म पहचानिए। पश्चिमी हिंदी से क्या खड़ी बोली बोली है? विकास हुआ है। बिहारी हिंदी का मारवाड़ी, पूर्व हिंदी का गढ़वाली और पहाड़ी हिंदी का बघेली। तो भाषा से संबंधित प्रश्न आ गया, मैं बार बार बता भी चुका हूँ। देखो मैंने कहा था आपसे याद हो तो, पूर्व हिंदी की 3 बोलियाँ हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। बस ये याद करना है। ठीक है। और पहाड़ी हिंदी की बघेली नहीं, ये तो बिहारी, ये तो इसकी है ही पूर्व हिंदी की। गढ़वाली बिहारी की है ही। मारवाड़ी राजस्थानी की है, राजस्थानी है। ठीक है, ये ध्यान आपको रखना है। तो ए ऑप्शन इज राइट आंसर। पश्चिमी हिंदी की कौन सी है? खड़ी बोली कोरवी है। ठीक है। नेक्स्ट है, मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली? मेवाती जो बोली है किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो मेवाती, ये मारवाड़ी, ढूंढाड़ी, हाड़ौती, ये किसकी हैं बेटा? राजस्थानी की हैं। किसकी हैं? राजस्थानी की हैं। ठीक है, याद रखना है। मेवाती, मेवाड़ी, मारवाड़ी,
ढूंढाड़ी, हाड़ौती, शेखावाटी, ये सब किसकी है बेटा? राजस्थानी हिंदी की उपभाषा वर्ग की बोली है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी किस युग के निबंधकार हैं? यह साहित्य के प्रश्न है, मैं इनको बता रहा हूँ, आपको याद करना है, ठीक है। हाँ, तो आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी किस युग के निबंधकार हैं? द्विवेदी युग के, शुक्ल युग के, भारतेंदु युग के, या शुक्लोत्तर युग के? तो बताइए नंद दुलारे वाजपेयी किस युग के कवि माने जाते हैं? जल्दी से बता दो। तो नंद दुलारे वाजपेयी किसके हैं, किस युग के कवि माने जाते हैं बेटा? शुक्ल युग के कवि माने जाते हैं। नेक्स्ट, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह का नाम बताए। बहुत अच्छा प्रश्न है, पूछा भी जा सकता है एग्जाम में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के निबंध संग्रह का नाम? चिंतामणि सॉरी बेटा, आंसर बताइए जल्दी से। सॉरी, क्या होगा राइट आंसर? वेरी गुड। सो शुक्ल जी का निबंध संग्रह का नाम क्या है दोस्तों? चिंतामणि है। नेक्स्ट प्रश्न का आंसर दीजिए एक बार, 1 मिनट। चिंतामणि भाग 1 में संकलित निबंध संकलित है, कौन सा है बेटा? कितने निबंध संकलित चिंतामणि भाग फर्स्ट में? तो 17 निबंध है बेटा। कितने हैं? 17। इनमें से कौन सा निबंध चिंतामणि भाग फर्स्ट में संकलित नहीं है? यानी कौन सा निबंध है जो चिंतामणि भाग फर्स्ट में संकलित नहीं है? क्रोध कविता क्या है? तुलसी का भक्ति मार्ग, काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था। बहुत अच्छा प्रश्न बनता है। तो बताइए कवि चिंतामणि भाग फर्स्ट में कितनी है? 17 निबंध है। अब इसमें से कौन सा संकलित नहीं है, उसका नाम आपको बताना है। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा? कुछ ज़्यादा ही प्रश्न हो गए ना साहित्य के आज, तो कोई बात नहीं बेटा, याद कर लेना। ये नहीं है, तुलसी का भक्ति मार्ग भी है इसमें, कविता क्या है वो भी है, क्रोध क्या है वो भी है, ठीक है। ये लो समाप्त हो चुके हैं। अब बताना है आपको कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण, यानी गुणवाचक किसमें है। विशेषण 4 प्रकार का होता है। पहला पार्ट जो टाइप्स है विशेषण का वह कौन सा है? गुणवाचक विशेषण। और गुणवाचक क्या होता है? संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाला। तो बताइए 5 लड़के, लाल फूल, 10 हाथी, इनमें से कोई नहीं। वैसे देखो गुणवाचक सारे हैं, लड़के कितने? 5 गुणवाचक हैं सारे, लेकिन यहाँ कुछ ज़्यादा प्रश्न हमारा अच्छा बनता है। गुण क्या होता है? जैसे लाल, सफ़ेद, काला, पीला, नीला, तो गुण हो गया। गोरा लड़का, गोरी लड़की, काला लड़का, बोलते हैं ना हम, लंबा आदमी, छोटा आदमी, मोटी औरत, बोलते हैं ना। तो ये क्या हो गया विशेषण? जैसे मैंने कहा मीठा रसगुल्ला, हाँ ऐसे बोलते हैं ना, तो लाल फूल। ए बी ऑप्शन इज राइट आंसर। संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार का होता है? वेरी गुड, शाबाश। तो एक होता है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण यह भी 2 प्रकार का होता है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। और संख्यावाचक भी 2 प्रकार का होता है, निश्चित और अनिश्चित, बस ये ध्यान रखना है, 2 प्रकार होता है। हिंदी में कितने वर्ण होते हैं? तो हिंदी में कुल कितने वर्ण होते हैं? आंसर तो जब तक मैं समझा देता हूँ। देखो कुल स्वरों की संख्या कितनी है? 11। व्यंजन कितने हैं? 33। तो कितने हो गए? 44। यदि आपसे पूछे मूल वर्ण, यदि आपसे पूछे हिंदी में साधारण वर्ण, तो कुल कितने हैं बेटा? 44 हैं। उसके बाद 4 क्या आ गए? संयुक्ताक्षर। क्या आ गए? संयुक्ताक्षर, ठीक है। तो कितने हो गए? 48। 2 क्या आ गए? अयोगवा। और 2 क्या आ गए? उत्क्षिप्त। तो कितने हो गए? 52। यदि ऐसे पूछे हिंदी में कुल कितने वर्ण है, 52 ऑप्शन है, तो 52 टिक करना। यदि ऐसे पूछे डायरेक्ट कि देवनागरी लिपि में, क्या पूछे? देवनागरी लिपि में कुल वर्ण कितने हैं, तो भी आपको कितना करना है? 52 करना है बेटा। स्वर 11 है, 33 व्यंजन है, 4 संयुक्ताक्षर है, 2 अयोगवा है और 2 उत्क्षिप्त है बेटा, जिसे ताड़न जात भी कहा जाता है, ठीक है। आ रहा है समझ में? हाँ, आप लोग आंसर देने की आवश्यकता नहीं, आप लोग समझिए इनको बेटा, समझिए कि कैसे कैसे प्रश्न आ सकते हैं, हम लोग कैसे आंसर इनका दे सकते हैं, ठीक है। वेरी गुड, कुछ अच्छा समझ में आ रहा है आप लोगों को तो लाइक क्यों नहीं हुआ भाई अभी तक?
बता सकते हैं लाइक क्यों नहीं हुआ, बताइए जल्दी से। क्या सभी ने कर दिया है? अच्छा लग रहा है तो एक बार कमेंट करके बताइए मुझे जल्दी से, जल्दी 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 से। वेरी गुड, शाबाश। देखो अब बढ़ने लगा है ना, मतलब बोलना पड़ता है ना। सर जी बोलोगे तभी तो पढ़ेंगे, सर जी बोलोगे तभी तो क्वेश्चन आंसर करके आएंगे, सर जी जब भी 200 में 200 नंबर लाएंगे, और सर जी जब भी तो शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह का उच्चारण स्थान क्या है? वह होता है ना, उसका उच्चारण स्थान क्या है? तालव है, कंठ है, दंतोष्ट है या मुर्दा है? बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखना है। अब आपको यहाँ इसका आंसर नहीं आएगा तो सी ऑप्शन इज राइट आंसर, दंतोष्ट होता है वह। ठीक है, याद रखना है अलग से, वह क्या है? दंतोष्ट। कंठ ध्वनि कौन सी है? ये तो आप लोग आराम से बता सकते हो। कंठ है, तालव, मूर्धन है, दंत है, ओष्ठ। बार बार बता चुका हूँ। जो च वर्ग होता है उसे तो तालव्य कहा जाता है, जो तय वर्ग होता है उसे हम लोग दंत्य कहते हैं, जो ट वर्ग होता है उसे हम लोग मूर्धन्य कहते हैं, जो प वर्ग होता है उसे हम लोग ओष्ठ कहते हैं, और जो क वर्ग होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? कंठ कहते हैं। तो कंठ ध्वनि क क ख ग ये रहा, क ख ग घ घ आ गया। तो ये तो क्या है? ये तो मूर्धन्य है, ये हमारे ओष्ठ हैं, और ये हमारे दंत हैं। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इन शब्दों को, मैं बहुत बार प्रैक्टिस करवा चुका हूँ आपकी। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? बहुत अच्छा प्रश्न बनता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? चीनी तिब्बती है, भारोपी है, द्रविड़ है या ऑस्ट्रिक है? तो आप लोग आराम से बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो बताइए कौन सी है? भारोपीय है क्या, या और कुछ है आपका आंसर? बताइए। भारोपीय है या कोई और है? जल्दी से बताइए आंसर। वेरी गुड, शाबाश बेटा, वेरी गुड, शाबाश। हाँ सही है बेटा, हाँ सही है, भारोपीय सही है। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? भारोपीय की भाषा है। ठीक है। हिंदी भाषा का जन्म हुआ वैदिक संस्कृत से, पाली संस्कृत, प्राकृत से, अपभ्रंश से? बेटा जल्दी से आंसर बताइए इसका, हिंदी का जन्म किससे हुआ? मैं बता चुका हूँ बहुत बार। प्राचीनतम भाषा कौन सी थी, उसके बाद भाषा कौन सी थी? देखो सबसे पहले कौन सी भाषा आती है? संस्कृत। उसके बाद कौन सी आती है? पाली। उसके बाद कौन सी आती है? प्राकृत। उसके बाद कौन सी आती है? अपभ्रंश। उसके बाद कौन सी आती है? शौरसेनी अपभ्रंश। और उसके बाद हमारी हिंदी आती है। अब हिंदी का विकास किससे हुआ? शौरसेनी अपभ्रंश। अब हिंदी शौरसेनी ऑप्शन नहीं है तो क्या हो जाएगा? अपभ्रंश हो जाएगा। वैसे संस्कृत को दो भागों में बांटा गया है, एक वैदिक संस्कृत होता है बेटा, और एक होता है लौकिक संस्कृत। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो अपभ्रंश आ रहा है यहाँ पे, और यदि इसकी जगह आंसर ये भी हो फिर यहाँ शौरसेनी अपभ्रंश हो तो आपका राइट आंसर शौरसेनी अपभ्रंश होगा। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी होता है यानी शुद्ध शब्द का चयन करना है, शुद्ध शब्द का चयन करना है आप लोगों को। क्रय, करपा, कृपा, कृप, कृपा। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा? बताइए जल्दी से क्या होगा राइट आंसर? बताइए बेटा जल्दी से। तो वेरी गुड, सही है, बी ऑप्शन इज राइट। कृपा होता है बेटा। ठीक है, हाँ। कै में क्या जुड़ा हुआ है? री ऋषि जुड़ा हुआ है। पै में क्या जुड़ा हुआ है? आ जुड़ा हुआ है। तो कृपा, कै में री ऋषि, पै में आ, कृपा। ठीक है। जाके पाँव न फटे बिवाई, सो क्या जाने पीर पराई का अर्थ बताना है। जाके पाँव फटे न बिवाई, सो क्या जाने पीर पराई
का अर्थ बताना है। कठोर होना, दूसरे कष्ट को अनुभव करना, दयालु होना, जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। जाके पाँव ने फटे बिहाई, सो क्या जाने पीर पराई। बताइए जल्दी से क्या होगा अर्थ इसका, बता सकते हैं क्या राइट आंसर? हाँ वेरी गुड, शाबाश, सही है। यानी कि जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। मीरा कहती है ना, मेरो दर्द न जाने कोई, यानी मेरा दर्द कोई नहीं जानता है। यदि मेरे जैसा जिसके साथ बीतती है वही जानता है, तो वही बात है, जिसके ऊपर बीतती है वही। नेक्स्ट बताना, जस धुल्ला तन बनी बराता का अर्थ बताना है। जस धुल्ला तन बनी बराता, तो क्या अर्थ होगा इसका, जल्दी से बताइए। बेढंगा होना, सभी साथी एक ही जैसे, सुंदर वस्तु के साथ ही सुंदर वस्तु का मेल होना, संगठन से ही कार्य सिद्ध होता है। जस तुला तन बनी बराता, तो बताइए जल्दी से क्या होगा राइट आंसर? जस दूल्हा तन बनी बराता, बताइए क्या होगा राइट आंसर? वेरी गुड, सही है, आप सही कह रहे हो। सभी साथी एक ही जैसे, तो क्या हो जाता है? जस दूल्हा तन बनी बराता। बेइंसाफी शब्द में उपसर्ग है। अच्छा प्रश्न है, और बहुत बार मैं बता भी चुका हूँ उपसर्ग क्या होता है। बहुत अच्छा प्रश्न है बेटा। बेइंसाफी में उपसर्ग बताना है आप लोगों को, उपसर्ग बताना है। बताइए जल्दी से। देखो यहाँ पे हम बात कर लें तो बे उपसर्ग होगा, इंसाफ मूल शब्द होगा, और ई क्या होगा? प्रत्यय होगा। तो क्या हो जाएगा? बे इंसाफी। तो बे उपसर्ग हो गया, ठीक है। प्रत्यय भी पूछे ना बेटा, तो क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग का प्रयोग हुआ? पढ़ाई, अपनापन, लाभदायक, उपकार। अच्छा प्रश्न है ये भी। तो बताइए जल्दी से क्या होगा राइट आंसर? उपसर्ग का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? क्या हुआ भाई? देखो, पढ़ाई का हम लोग टुकड़ा करेंगे तो क्या हो जाएगा? पढ़धनाई, ये तो प्रत्यय है। अपनापन की बात करें तो अपना में कौन सा प्रत्यय जोड़ दिया? पन प्रत्यय जोड़ दिया। लाभदायक में लाभ मूल शब्द है, दायक प्रत्यय हो गया। उपकार में उपसर्ग है, कार मूल शब्द हो गया। तो डी ऑप्शन इज राइट आंसर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? 32 में क्या होगा? डी ऑप्शन। वेरी गुड, शाबाश, डी ऑप्शन। निर्वाह में उपसर्ग है, निर्वाह, कोई दिक्कत ही नहीं है, दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसमें, तो ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ, एक ऑप्शन और ले लो इसमें, निर्हलंत वाला और ले लो। अब बताइए आप लोग। निर्वाह में उपसर्ग बताना है, क्या होगा निर्वाह में उपसर्ग? क्या लग रहा है आपको? लगता है कि आप 200 में 200 नंबर ले आएंगे? क्या है ऐसी तैयारी आपकी? जमाने को दिखाना है हमें कि हिंदी में भी 100% नंबर लाए जा सकते हैं बेटा। तभी हम लोग भी इतनी मेहनत कर रहे हैं, तुम्हारे से भी इतनी मेहनत हम लोग करवा रहे हैं कि तुम रोजाना 6 बजे लाइव सेशन लेने आते हो हिंदी की। तो दुनिया के साथ जो कुछ भी कह रहा हो उसकी मत सुनना कि हिंदी में नहीं आते हैं 100। अरे क्यों नहीं आते? 100 में से 100 नंबर आते हैं, 100% नंबर आते हैं बेटा। अब की बार लाना है 50 में से 40। अरे भी देखो, 50 में से है ना, 50 में से कोई भी 40 करने हैं आपको, सीधी सी बात है। 50 में 50 भी करने होते ना, तो भी मैं एक प्रश्न भी गलत नहीं करवाता आपको, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ई ऑप्शन आएगा, निर उपसर्ग होगा बेटा, वाह मूल शब्द होगा, ठीक है। किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है?
क्योंकि यहाँ ये गलत क्यों हो गया, क्योंकि हलंत नहीं था इसके नीचे। ठीक है, किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? अपमान, व्यायाम, अभियोग, इनमें से कोई नहीं। यानी प्रत्यय किस में जुड़ा हुआ है? अपमान है, व्यायाम है, अभियोग है, इनमें से कोई नहीं है। बहुत अच्छा प्रश्न बनता है, दिमाग लगाना थोड़ा सा। प्रत्यय आपको पता है ना, शब्द के अंत में जुड़ता है। तो बताइए कहाँ होगा आपका राइट आंसर, क्या होगा? देखो यहाँ हम तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, अपदनमान हो जाएगा, यहाँ तो नहीं आया। यहाँ हम बात करें तो विधन आयाम हो जाएगा। यहाँ हम बात करें तो अभिधन योग हो जाएगा। तो डी ऑप्शन इज राइट आंसर। प्रत्यय तो बाद में, योग, आयाम, मान तो मूल शब्द है, इसका मतलब नहीं है कोई भी शब्द है। तो 34 का क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है। चिरायु शब्द में उपसर्ग है। अच्छा प्रश्न है बेटा। चिरायु, यू ची चिर आयु। बताइए जल्दी से। चीर यानी लगातार, लंबी आयु जिसे बोलते हैं, चिरायु ऐसे बोलते हैं ना। तो बताइए चिरायु में क्या होगा? हाँ, देखो यदि हम ऐसे करें, चिर धन आयु, चिर यानी लगातार, अलंत लगा देना, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? देखो उपसर्ग से आ रहे हैं, तो उपसर्ग से आपको समस्या नहीं आनी चाहिए। उपसर्ग किस में नहीं है? अपवाद, ओढ़ना, अपराजय, प्रभाव। तो ऐसा कौन सा शब्द इसमें उपसर्ग नहीं है? उपधन सर्ग 2 शब्दों से योग से बना है। ये शब्दांश होते हैं जो मूल किसी भी शब्द से पहले जुड़ जाते हैं। तो बताइए जल्दी से राइट आंसर क्या होगा? बता सकते हैं? जल्दी से बताइए क्या होगा राइट आंसर। क्या हुआ? वेरी गुड। देखो अप उपसर्ग हो गया अपधनवाद, प्रा उपसर्ग हो गया प्रादंजय, प्रधन भाव। तो क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इज राइट आंसर। इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? समूह किस में नहीं है? समूह यानी क्या होता है? समुदाय, ग्रुप जिसे बोलते हो आप लोग, GROUP बोलते हैं ना, जिसे हम लोग समुदाय भी कह सकते हैं। ठीक है, तो समुदायवाचक या समूहवाचक प्रत्यय किस में नहीं है? वर्ग, लोग, गण, प्रेस। बताइए जल्दी से। वर्ग, लोग, गण, प्रेस। बताइए जल्दी से क्या होगा राइट आंसर। वेरी गुड, शाबाश। देखो वर्ग भी है, समूह, लोग भी है, गण भी है, लेकिन प्रेस नहीं है। प्रेस भी है लेकिन ऑप्शन के अनुसार ये नहीं होगा। वर्ग बहुत सारे होंगे जब भी, तो लोग बहुत सारे हैं, गण समूह होता ही है। वैसे प्रेस भी समूह में ही आता है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार अब यहाँ राइट आंसर यही होगा। ठीक है, 2 अथवा 2 से अधिक वर्णों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? 2 या 2 से अधिक वर्णों से मिले हुए सार्थक शब्द क्या कहते हैं? संधि, छंद, अव्यय या समास। 2 या 2 से अधिक वर्णों से मिलकर बने हुए सार्थक। सार्थक क्या होता है? अर्थ सहित। स धन अर्थ धन कह। स का अर्थ क्या होता है बेटा? साथ या सहित होता है। क्या होता है? साथ या सहित होता है, यानी अर्थ सहित होता है। 4 डालो यार इस प्रश्न को, तो बिल्कुल इजी है, ये तो लल्लू सा प्रश्न है। इसका तो आंसर बिल्कुल राइट होना चाहिए आपको। देखो 2 या 2 से अधिक वर्णों का मेल जहाँ हो जाता है वो संधि होती है,
दो या दो से वर्णों का सार्थक शब्द जो होता है वह शब्द कहला, वर्णों का समूह होता है वह शब्द कहलाता है। किसी भी शब्द का प्रयोग वाक्य में कर देते हैं बेटा वह पद कहलाता है। और दो या दो से अधिक पदों का मेल या शब्दों का मेल समास कहलाता है। तो यहाँ वर्णों का मेल है संधि, तो यदि शब्दों का मेल आ जाए या पदों का मेल आ जाए तो हमारा समास हो जाएगा। और अव्यय कभी परिवर्तित ही नहीं होता है। छंद क्या होता है? जिसमें यति गति हो, ठीक है, मात्रा गण का नियम लगे, वह छंद होता है। इनमें से योजक चिन्ह कौन सा है? योजक चिन्ह का सर्वाधिक प्रयोग पता है कहाँ होता है? तब आप लोग आराम से बता सकते हो। सर्वाधिक प्रयोग कहाँ होता है बता सकते हैं? विलोम शब्द में होता है, द्वंद्व समास में होता है, रूपक अलंकार में होता है। आपसे पूछ रहे ना कभी भी कि योजक चिन्ह का प्रयोग सर्वाधिक कहाँ होता है, तो कहाँ होता है? विलोम शब्द में भी होता है, द्वंद्व समास में होता है और रूपक अलंकार में होता है। जैसे आप लोग लिखते हो ना, ऐसे सुख दुख लिखते हो ना, चंद्र मूर्ख लिखते हो, नहीं लिखते हो बताओ मुझे। लाभ हानि माता पिता, तो बीच में जो माइनस आता है वही होता है। ए ऑप्शन इज राइट। और ये तो पूर्ण विराम में, ये अल्प विराम में है, जिसे कोमा बोलते हो आप लोग, ठीक है, ये ध्यान रखना है। देखो कुछ विराम में बता देता हूँ। इसे कोलन कहते हैं, उपविराम भी कहते हैं। दो बिंदियां होती हैं ना, जिसे विसर्ग जिसे बोलते हैं। कोमा होता है, इसे अल्प विराम कहते हैं। और जो एक बिंदु नीचे कोमा होता है उसे अर्ध विराम कहते हैं, ठीक है। ऐसे या ऐसे आ जाता है, इसे अंश पद चिन्ह कहते हैं। ये जो बिंदु हो जाती है, जैसे डॉक्टर ऐसे करते हैं ना, ऐसे बिंदु, ये लाघव चिन्ह होता है। और ऐसे करते हैं 66 99 या 6 9 करते हैं, ये उद्धरण चिन्ह होता है। ये आपको ध्यान रखना है, उद्धरण चिन्ह, ठीक है। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा, यदि हम लोग संज्ञा का शाब्दिक अर्थ समझे एक शब्द में, तो क्या होता है बेटा? नाम होता है। संज्ञा कितने शब्दों के योग से बना है? 2 से, सम धन ज्ञा। यहाँ कौन संधि होगी बेटा? यहाँ व्यंजन संधि होगी। सम यानी क्या होता है बेटा? सम्यक होता है, उचित होता है, ठीक होता है। और ज्ञा का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। यानी सम्यक ज्ञान कराने वाला, ठीक ज्ञान कराने वाला, उचित ज्ञान कराने वाला शब्द क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाती है, ठीक है। कितने प्रकार का होता है? देखो 3 प्रकार का होता है ये, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। जाति 2 प्रकार का होता है, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5। 3 ऑप्शन में नहीं है तो 5 राइट आंसर, ठीक है। कैसी लगी आज की क्लास? अच्छी लगी है बेटा तो शेयर करना है, लाइक करना और ईमानदारी से पढ़ाई करना है, ठीक है बेटा। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।